व्यक्तिगत तरीके पर अगर कोई कुछ करता है तो आप उनको टारगेट करके बोलो ना कि भाई फला टीम पार्टी के लोग डीजे लगा करके नाच गाना करते हैं। हिम्मत है तो आप नाम लेकर के बोलो ना। ऐसे ऐसे चेयरमैन जो आज जो है 100 रुपये और 200 रुपये की रमजान मुबारक के महीने के अंदर जो है ये जो है ड्रेसेस तकसीम करते, जब इनका बैकग्राउंड देखा गया तो इन्होंने करोड़ों रुपए के घोटाले किए, इनकी बेल नामंजूर हुई है। तो सही बात है, सच सच जो है हमेशा जीतता है। जो इंक्वायरी और चौकसी का वो दिया था, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो 23 स्कूलों की इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। जिन टीचरों का इस्तेसाल किया, जिन टीचरों को बोगस भर्ती के नाम पे भर्ती किया गया, आप उनसे ही मीटिंग करके बोलते हैं कि आप इस तरीके का बयान दे। ये भी शहर के सामने आया और यही सच्चाई मैं बयान कर रहा हूँ। 15 स्टूडेंट्स ने पास आउट है ये स्टूडेंट्स, और इंटर जो है वो 5 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको करती हूँ। मेरी बहन लेट आयशा हकीम, एक्स MLA, लेट हस्बैंड डॉक्टर यासिन अली सैयद के नाम से मेमोरियल इमदादी दवाखाना मैंने शुरू किया है। जा रहे हैं गरीब मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर ये काम मैंने शुरू किया है, और वहाँ पर उन लोगों से कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती, उन्हें मुफ्त में वहाँ से मिल जाता है सब। जश्न आज़ादी मनाना शरीयत के बाहर नहीं। हमारी शरीयत ने खुशी मनाने के लिए और गम के इजहार के लिए तरीक़ेकार मुतय्यन किए। हमारा मज़हब दीन फितरत है। खुशी का कैसे इजहार होना चाहिए और गमी का कैसे इजहार होना चाहिए, उसके लिए बाज़ाब्ता तरीक़ेकार हमारी शरीयत ने दिया है। इसलिए मैंने तो महसूस किया जब मैं सियासत में आया और एक MLA होने की हैसियत से 15 अगस्त यौम आज़ादी हो या 26 जनवरी यौम जमहूरिया हो, इन दोनों प्रोग्रामों में जब मैं गया तो मैंने इस बात को महसूस किया कि इन दोनों प्रोग्रामों से मुसलमानों को कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं। ईदगाह ग्राउंड पे जाने के बाद जब मैंने देखा हमारे बिरादरान वतन और उनके बच्चे जिस जोश व खरोश के साथ इस प्रोग्राम में शरीक होते थे, मुसलमान दिखाई नहीं देते थे। मालेगांव में मैंने लोगों को इस तरफ मुतवज्जे किया कि हमारा दावा है कि मुल्क की आज़ादी में हमारा भी हिस्सा है, और हम ये समझते हैं कि मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहले जद्दोजहद हमने शुरू की और आखिर तक इस मैदान में हम डटे रहे, और मुल्क की आज़ादी मिली, मुल्क को आज़ादी मिली तो आज़ादी का जश्न हमें मनाना चाहिए। अगर हम आज़ादी का जश्न नहीं मनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे कहने में और हमारे करने में फ़र्क है। हम दावा तो कुछ और करते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो है प्रैक्टिकली अगर देखो तो मैदान में हम है नहीं। मालेगांव के अंदर ये बात हमने लोगों को बताई कि भाई मुल्क की आज़ादी के जो सेकुलर प्रोग्राम होते हैं, सरकारी प्रोग्राम होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी का, इसमें हमें शरीक होना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव का माहौल बन गया है कि आज दोनों प्रोग्रामों में मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी होती है, और जब हम जाते हैं प्रोग्राम में तो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं और बुर्का पोश खवातीन भी वहाँ प्रोग्राम में पहुँचती। आज अगर ये बात कहना कि भाई इसको शरीयत के दायरे में रह करके करें, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईदगाह का जो प्रोग्राम है, सरकारी प्रोग्राम, उसमें गैर शरई कौन सी बात होती? जो प्रोग्राम होता है वो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसके ऊपर शरीयत के हिसाब से कोई हुक्म लगाया जाए। रह गई बात व्यक्तिगत तरीके पर अगर कोई कुछ करता है तो आप उनको टारगेट करके बोलो ना कि भाई फला टीम पार्टी के लोग डीजे लगा करके नाच गाना करते हैं। हिम्मत है तो आप नाम लेकर के बोलो ना। गोल मोल बात करने से आप 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्राम को इस तरह उसको आप यानी मोड़ देवें कि लोग इन प्रोग्रामों को ही गैर शरई समझने लगे, ये बात बराबर नहीं। गैदरिंग के नाम से जो प्रोग्राम होते हैं वो सारे प्रोग्राम गैर शरई नहीं होते। उसमें ऐसे प्रोग्राम जिसको हम नाच गाना कहें, आप उसको कह सकते हो, और हम भी इस बात से सहमत है। किसी की बहन बेटी को, चाहे वो छोटी बच्ची ही क्यों ना हो, उसको स्टेज पे आप लाएं
और गाने की धुन पर और गाने की लय के ऊपर उससे डांस से करवाएं, हम इससे इख्तिलाफ रखते हैं। वजह उसकी ये है कि बेटी किसी की भी हो बेटी है, बहन किसी की भी हो बहन है। आप अगर बचपन से ही उसको इस रास्ते पर डाल देंगे तो आगे चल करके नाच गाना उसके नज़दीक कोई गलत बात नहीं होगी, बचपन से ही वो करते आ रही है। इसलिए स्कूलों में इस तरह गैदरिंग के नाम पर जो आपको अगर याद होगा, याददाश्त आपकी अच्छी होगी, तो ये मसला कोई मालेगांव में नया मसला नहीं, महाराष्ट्र के अंदर कोई नया मसला नहीं। एक ज़माने से स्कूलों में, हाई स्कूलों में, कॉलेजेस में जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया कि मुफ्त में, फ्री में लोगों से खिदमत ले ली जाती, 5 साल, 10 साल, 20 साल, बल्कि बाज़ स्कूलों में 23-23 साल तक उनसे मुफ्त खिदमत ली गई। आज ऐसा हो गया कि वो रिटायर हो गए, वैकेंसी के नाम पर उनको रखा गया, लेकिन जब वैकेंसी निकली तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपया ले करके दूसरे लोगों को लगा लिया गया, और जिनसे फ्री में काम लिया जा रहा था उनको आपने वैकेंसी निकलने के बावजूद ज्वाइन नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, पैसा ले करके जिन लोगों को आज लिया, यानी उनको भर्ती किया जा रहा है, ये वो लोग हैं कि ईमानदारी से अगर देखा जाए तो वो सलाहियत और काबिलियत जो हमारे बच्चों के एजुकेशन और तालीमी मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है, उनमें वो बात नहीं। आप पैसा देख रहे हैं, बच्चों का तालीमी फ्यूचर नहीं देख रहे, और लगने वाले टीचर की सलाहियत और उसकी काबिलियत नहीं देख रहे। इस तरह बच्चों का पूरा तालीमी मुस्तकबिल आप दांव पर लगा रहे। हमारी बहनों, बेटियों और हमारे बच्चों का जो है साल साल आप जो है उनसे खिदमत लेकर के उनका इस्तेहसाल कर रहे, और फिर जिन लोगों को लगाया गया उनके नाम पर 2 साल, 5 साल, 10 साल पीछे उनकी ज्वाइनिंग बता करके वहां से आप फर्क की रकम निकाल रहे, और करोड़ रुपया सरकार के खजाने से आप लूट रहे। ये चीज कोई नई नहीं है, ये होती रही है, और आज मुल्क में ये कहा जाने लगा कि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। ये आवाज़ पूरे मुल्क में है, और ये जुमला हर एक की ज़ुबान पर है। तो हमने पूरे हमारे महाराष्ट्र के तमाम बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल के लिए और जिन टीचरों का इस्तेहसाल हो रहा है उनके हक़ के लिए हमने ये आवाज़ उठाई। कुछ लोगों को हमसे इख्तिलाफ हो सकता है, आज जो स्कूलों के, कॉलेजों में मैनेजमेंट है उनको हमारी बात से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हमने जो कौम के लिए और समाज में बसने वाले बच्चे और इसी तरह हमारे नौजवानों के लिए, बहनों और बेटियों के लिए जो आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ के उठाने में हम अपने आप को हक बजानिब समझते हैं। बहुत से तंजीमें काम कर रही है शहर में, और ऐसी कहीं न कहीं आहट ये सुनाई दे रही है सियासत में लोग हैं। तो आप क्या ये करें, क्या आपके बाद आपका वारिस, क्या ऐसा कोई होना चाहिए, आपके दिमाग में कोई बात है? शायद आपको याद होगा, मैंने कई मौक़ों पर ये बात कही कि अगर शहर ये चाहता है कि मेरा कोई जानशीन हो या मेरी जगह कोई और शख्स आए और मेरा उसमें कुछ न कुछ योगदान हो, तो मैं ये चाहूँगा कि शहर के अंदर मेरे बाद कोई आलिम दीन MLA और MP बने। वजह उसकी ये है कि इस फील्ड में आने के बाद जो चीज़ मैंने देखी है और तजर्बे से जो चीज़ मेरे सामने आई है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई आलिम दीन होगा तो ऐसे लोगों के मुकाबले में जो पढ़े लिखे नहीं है, या ऐसे लोगों के मुकाबले में जो पढ़े लिखे हैं लेकिन आलिम नहीं है, काजी, मुफ्ती और हाफिज नहीं है, उनके मुकाबले में एक आलिम दीन बहरहाल अच्छा होगा, ऐसा मेरा गुमान है। मैं प्रिंसिपल डॉक्टर मृणाल भारद्वाज, सिटी कॉलेज, जो अभी ऑटोनॉमस कॉलेज हुआ है। रिसेंटली हमें सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने रिसर्च सेंटर कॉमर्स में दिया है। इस कॉलेज में 3 गाइड्स एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, HOD ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स शाकिब सर, और हमारी एकेडमिक सुपरवाइज़र रिजवाना मैम,
ये तीनों यहाँ गाइड्स हैं पीएचडी के लिए। और मालेगांव के स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स में रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा हमें मिली है। आज ही हमने कॉमर्स एसोसिएशन का इनॉग्रेशन भी किया, जिसमें हमारी संस्था महात्मा गांधी विद्या मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट और हमारे संस्था के सीईओ यादव सर और अडकेत सर आए थे। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाउंडेशन से 15 स्टूडेंट्स ने पास आउट है ये स्टूडेंट्स, और इंटर जो है वो 5 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको करती हूँ और कॉलेज के तरफ से उनको बधाई देती हूँ। और इन फ्यूचर कॉलेज ऐसे ही इनिशिएटिव्स इनिशिएटिव्स हमारे वैसे ही चालू रहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम बात यह है कि शहर के अंदर एजुकेशन माफियाओं के ताल्लुक़ से लगभग 8 से 9 महीने से हम लोग शहर के अंदर वर्कआउट कर रहे थे और हमने दिलहरी का मुजाहरा किया, क्योंकि हम तोड़ीबाज नहीं हैं। हमने कोई स्कूलों से पैसे नहीं मांगी। हमने ये लड़ाई लड़ी है कि गरीब के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। और स्कूल के अंदर जो भ्रष्टाचारी हो रही है, जैसे जो लूट मार हो रही है अपना भर्ती के नाम के ऊपर, उसके बाद जो है बिल निकाल लिया जा रहा, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने कार्रवाई की थी। हमने एजुकेशन मिनिस्टर से मिला, हमने जो हमारे अजीत दादा पवार है उनसे मुलाकात की। हमको जो करना था स्कूल माफियाओं के अगेंस्ट में हमने सारी कार्रवाई की और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट शहर के अंदर आ रहा है। आप देख भी रहे हैं ऐसे ऐसे चेयरमैन जो आज जो है 100 रुपये और 200 रुपये की रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर जो है ये जो है ड्रेसेस तकसीम करते। जब इनका बैकग्राउंड देखा गया तो इन्होंने करोड़ों रुपये के घोटाले किए। ऐसे भी हेडमास्टर है जिन्होंने अपने घर की बहुओं को लगाकर पैसा निकाल लिया गया। ऐसे 14 बोगस टीचरों को के भर्ती के नाम के कई 55 साल के जो है इन्होंने जो है पैसा निकाल लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शहर के सामने आया और ऐसे टीचर को ये स्कूल में पढ़ाने के लिए लगाए गए, जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। आज कोर्ट के जो हमारे वकील थे उन्होंने भी ये सारी बात कही। उन्होंने कहा कि इनकी जो है अर्जी जो है नामंजूर हुई है, इनकी बेल नामंजूर हुई है। तो सही बात है, सच जो है हमेशा जीतता है। और मैं ये भी चाहूँगा कि जब से हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, हमने शहर के कई लोगों को बहादुरी दिखाई तो उनको पीछे हटना नहीं चाहिए कि शहर के आमदार ने भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है असम्बली के अंदर जो आवाज़ उठाई। उन्होंने एजुकेशन माफिया में उनकी भी सराहना करना चाहता हूँ। और शहर के आमदार से एक सवाल करना चाहूँगा कि 16/11/2022 को शहर के आमदार ने एजुकेशन मिनिस्टर और वजीर आला को 23 स्कूलों के ताल्लुक से जो लेटर दिया था, जो इंक्वायरी और चौकसी का वो दिया था, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो 23 स्कूलों की इंक्वायरी क्यों नहीं हुई और उन्होंने उन 23 स्कूलों के ताल्लुक से क्यों नहीं कहा। क्योंकि उनको जो है एजुकेशन जो अपने एजुकेशन ऑफिसर हैं उन्होंने उसका जवाब भी दिया। तो ये 23 स्कूलों का नाम क्यों नहीं आया। मैं शहर के आमदार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि 23 स्कूलों का मुतालबा और ये कब। और दूसरी बात, 12 अगस्त को हाईकोर्ट में मालेगांव हाई स्कूल के चेयरमैन और 5 लोगों की जो सुनवाई थी, उससे पहले जो है मुझको ये इल्म आया। अब ये कैसे हुआ ये भी सुन लो। अरे भाई, जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ पे मुखलिस टीचर जो कौम की हमदर्दी चाहते हैं, ऐसे लोग भी हमारे वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने हमको ये बात बताई कि 11 तारीख को उन 14 टीचरों के साथ किसी जो मैनेजमेंट के और जो इनके रिलेटिव्स हैं उन्होंने ये मीटिंग की और उन 14 टीचरों का कि आप इस ताल्लुक से इस तरीके की बातें जो है कोर्ट में पेशी करें। आप एक गलत काम करने के बाद जिन टीचरों का इस्तेसाल किया, जिन टीचरों को बोगस भर्ती के नाम पे भर्ती किया गया, आप उनसे ही मीटिंग करके बोलते हैं कि आप इस तरीके का बयान दें। ये भी शहर के सामने आया और यही सच्चाई मैं बयान कर रहा हूँ कि शहर के अंदर
जो टीचरों के साथ, जो बच्चों के साथ और जिन लोगों के साथ गलत हुआ, वो बेकरी वाला राब्ता ऑफिस पर आकर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। ये खुले अंदाज में हम बयान कर रहे। और ऐसी कई कंप्लेन हमारे पास आई और अल्हम्दुलिल्लाह उन टीचरों के पैसे हमने वापस दिलवाए और हमने फीस सबिलिल्लाह किया, उन टीचरों के पैसे वापस दिलाए। और सबसे अहम बात, कहीं भी डोनेशन के नाम पे अगर भीख मांगी जा रही है एडमिशन के नाम पे, तो वो भी हमसे राब्ता करे। और दूसरी बात, कोई भी स्कूल के अंदर आप एडमिशन लेते हो तो उसके अंदर आप उनसे फीस की रिसिप्ट मांगे। ये गवर्नमेंट का GR है, मेरा नहीं है। ये हमारे जो है CM साहब कहते हैं, फडणवीस साहब कहते हैं, ये जो है अजीत दादा पवार कहते हैं। उसके बाद एजुकेशन के जो हमारे मिनिस्टर है दादाजी भूसे, ये कहते हैं कि अगर आप फीस भरते हो तो उसकी स्लिप लो। दादाजी भूसे ने भी असेंबली के अंदर बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए, मैं उनकी भी सराहना करना चाहता हूं। और मैं ये कहूँगा कि मालेगांव शहर आपका खुद का शहर है, लेकिन आज भी बहुत सारी स्कूलों में करप्शन बंद नहीं हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ उस स्कूलों का राउंड अप करें। और प्यारे खान जो माइनॉरिटी के हैं लेकिन अब तक मालेगांव शहर नहीं आए, 50 लेटर उनको दे चुके हम, तो वो क्यों नहीं आ रहे, उसके ऊपर भी दादाजी भूसे जो है चौकसी करे और उसका भी हमको जवाब दे कि वो क्यों नहीं आ रहे। और दूसरी वजह, ये शहर के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आज एजुकेटेड पढ़े हुए लिखे हुए लोग बेरोजगार हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और शहर के अंदर सिर्फ कमेटी बन रही है और शहर के अंदर एक दूसरे पे बहतान लगाना, ऑडियो और वीडियो वायरल करने के लिए ही शहर के लीडरान जो है मर रहे। और उनके अंधभक्तों से ये कहना चाहूँगा कि वो उनकी पोस्ट को शेयर करके क्यों गुनाहगार हो रहे। आप खुद जो है उनका गिरेबान पकड़िए। आज शहर जो है बद से बदतर हो गया, कोई उनका पुरसान हाल नहीं, रोड गटरे लाइट, उसके बाद एजुकेशन, ये सारी चीज़ों पर शहरियान की कोई नज़र नहीं। खाली स्टेज पे जो है तकरीर करके इसकी उसकी बुराई करके सिर के शहर के अंदर काम हो रहा। 5-6 चीज़ों के ऊपर आप गौर करेंगे तो ये समझ में आएगा शहर के अंदर कोई भी लीडर काम करना नहीं चाहता। अब लाडली बहन की स्कीम निकली, अब ये बंद हो रही है, लेकिन शहर का कोई लीडरान इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्यों इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। आज औरतें इतनी ज़्यादा परेशान है कि उनको जो 1500-2000 में उनका गुजारा होता था वो बंद हो गया, कोई लीडरान उसकी तरफ बोलने के लिए तैयार नहीं। तो इंशाल्लाह बेकरी वाला जो है अभी 2-3 रोज़ के अंदर यहाँ कंप्लेन चालू है, जितना मुझसे होगा मैं वो लड़ाई लड़ूंगा। हाँ, ये भी बात, हम 50 रुपये मैं नहीं ले सकता, लेकिन लेने की वजह बता रहा हूँ कि मैं अकेले 100 लोगों की कंप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन 10,000 लोगों की कंप्लेन नहीं कर सकता। उनके लिए हमने यहाँ स्टाफ लगाया है, 50 रुपये जो है उनको पगार की तर्ज पे दी जाएंगी, ये सच्चाई है, हम कहीं पैसे नहीं ले रहे। उसके बाद एकनाथ जी शिंदे, ये उनके PA और जो मंत्रालय, मैं खुद जो है 1-2 रोज़ में मुंबई जाने वाला हूँ, उनसे खुल के ये बात करूँगा कि आपने ये स्कीम निकाली, ये देखिए इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, इसके अंदर वही लोग हैं जिनका खुद का घर नहीं है, वो परेशान है, गरीब है। तो शिंदे साहब इनके क्यों बंद किए? नासिक डिस्ट्रिक्ट में 1,25,000 लोगों का क्यों बंद हुआ? ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, इनके नाम पे ना घर है, ये गरीब है, ये ज़रूरतमंद है। जब आपने ये स्कीम निकाली है तो इसका फ़ायदा इनको पहुंचना चाहिए। ये सारे बंच मैं खुद बम्बई लेकर जाऊंगा और लोगों के लिए जितना मुझसे होगा वो करूंगा, इंशाल्लाह ये मेरी कोशिश है। और दूसरी बात, रोज़गार के ताल्लुक से जो पढ़े लिखे IT सेक्टर के बंदे हैं, उसके बाद जो B.Ed है, टीचर्स है, ऐसे बहुत सारे जो काम है, अभी जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसके लिए जो है हम जो है एक जॉब फेयर का जो है हम यहाँ इनेकाद करेंगे कि कैसे उनको जो है आला एजुकेशन मिले और अपने उनको कैसे उनको जो है अच्छा जॉब मिले, प्लेसमेंट मिले, उसके लिए जो है हम जॉब फेयर का यहाँ इनेकाद करने वाले हैं। कई कंपनियों के HR से मेरी बात हुई, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम शहर के अंदर रोज़गारी लाएंगे। तो ये अच्छी कोशिश है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपको ऐसे लीडरानों के पीछे अपना वक्त ज़ाय ना करें। मैं ग्रुप में देखता हूँ सिर्फ एक दूसरे की फालतू बातें, एक दूसरे को बदगुमानी, एक दूसरे को बुरा भला बोलना, ये कब होगा? और शहर के आमदार सुधार कमेटी बनी, बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उनकी सराहना करता हूँ।
बहुत मैं उनकी सराहना करता हूँ कि सुधार कमेटी बन करी और बनना चाहिए। मैं उनके अंदर एक मौलाना उमरैन साहब काफ़ी उसमें बातचीत करते हैं, उन्होंने अभी जो है 15 अगस्त के माहौल पे किया, तो मैं मौलाना उमरैन साहब से ये सवाल करूँगा कि एक दूसरे की जो भी वीडियो है ये वायरल होती है, इस पर आप कब जवाब देंगे? इसके ऊपर आप कब सुधार के ताल्लुक से बोलेंगे कि एक की वीडियो वायरल करके शहर के अंदर उसको जो है बदनाम करना, उसकी ऑडियो वीडियो जो है बदनाम करना, स्क्रीन लगा के दिखाई जा रही, तो ये आप इस पे कब पाबंदी लगाएंगे? एक मुसलमान के ऐप को छुपाना अल्लाह जो उसको पसंद करता है, आज ये जो है एक दूसरे के आप सरेआम जो है बदनाम कर रहे आज जो है लोगों की गलत सलत वीडियो बना के वायरल कर रहे, आप इस पर कब कार्रवाई करेंगे? हम ये चाहते कि सुधार कमेटी इसके ऊपर भी काम करे और इंशाल्लाह आज के जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह मैं भी उसमें आऊँगा और इस बात का जो है मैं भी तायद और हिमायत करता हूँ कि इस तरीके की बुराई शहर से ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए हम शाना बचाना खड़े हैं। और बराए मेहरबानी एजुकेशन माफियाओं के ताल्लुक से जितनी भी लोगों को परेशानी है वो बेकरी वाला राब्ता ऑफिस पर आकर कंप्लेन कर सकते हैं। और तीसरी बात ये देखिए, ये है मालेगांव शहर का डेटा, इसके अंदर नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी स्कूलें हैं, नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी स्कूलें हैं उसके सब के यहाँ पर डेटा है, किसने कितने करोड़ का घोटाला किया। ये देखिए, ये पेज नंबर 1, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा लेकिन देख सकते हैं आप, ये पेपर नंबर 1, ये पेपर नंबर 2। हाँ, इसके अंदर मालेगांव के जो घोटाले हुए मालेगांव स्कूल का 2,70,00,000 रुपए का वो इसके अंदर है और ऐसी कई 50 स्कूल है जिसके घोटाले इसके अंदर है। तो हमने बहुत मेहनत की है और ताकतवर मोमिन जो है ना वो कमज़ोर मोमिन से बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ताकतवर मोमिन है और ये अंटर पंटर हमको डरा नहीं सकते। जब हम मैदान में निकलेंगे ना तो सारी बातें शहरियान के सामने लाएंगे, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शकीला यासीन अली सैयद दरियाई बिल्डिंग मोहम्मद अली रोड पर मेरी क्लिनिक से बात कर रही हूँ। मैंने मेरी बहन लेट आयशा हकीम एक्स MLA और मेरे लेट हस्बैंड डॉक्टर यासीन अली सैयद के नाम से मेमोरियल चैरिटेबल इमदादी दवाखाना मैंने शुरू किया है, शुरू हो चुका है और यहाँ पर मरीज़ आ भी रहे हैं और यहाँ फैज़याब भी होके जा रहे हैं। गरीब मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर ये काम मैंने शुरू किया है। सिर्फ 30 रुपया रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रहेगी, बाकी ये जो मरीज़ हैं आँख के डॉक्टर मुड़े, डॉक्टर मांगोड़कर आँख के डॉक्टर मुड़े, ENT डॉक्टर आसफा, गायनेक डॉक्टर शीतल मेहता, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सईद फारानी, सर्जन और मेराज हकीम, ये जो है और फिज़ियोथेरेपी के लोगों से मैंने कांटेक्ट कर लिया है ऑलरेडी। उनके पास मरीज़ जा रहे हैं, वहाँ जाके वहाँ से जाके फैज़याब होते हैं। उन्हें वहाँ जाने के बाद में बहुत अच्छी तरीके से उनका इलाज और चेकअप वगैरह होता है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो डॉक्टर लोग लिख के दे देते हैं और वहाँ पर उन लोगों से कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती, उन्हें मुफ्त में वहाँ से मिल जाता है सब कुछ। और डॉक्टर अब्दुल रहमान डेंटल सर्जन, इन लोगों से मेरा कांटेक्ट हो चुका है। मेरे पास मरीज़ आ रहे हैं और मैं उनके पास भेज रही हूँ। मैं आप सब गरीब आवाम से मेरी इल्तिजा है कि आइए और इस दवाखाने से फैज़याब हो जाएं, इससे फ़ायदा उठाएं और मरहूमिन को दुआ करें, मरहूमिन के नाम उनके लिए दुआ करें। ये सदका जारिया मैंने शुरू किया है। अल्लाह 1973 से मैं MBBS मैंने किया है और ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया है। मालेगांव की पहली लेडी डॉक्टर हूँ और यहाँ पर इसी जगह पर मेरा दवाखाना 1973 से शुरू है। लेडीज़ का काम मैं करती हूँ। मेरी बच्ची डेंटल सर्जन थी, वो भी यहाँ पर बहुत दिनों तक के काम की, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है तो नासिक में, उसका दवाखाना वहाँ नासिक में है। लेकिन जब यहाँ पर आ जाती है तो वो भी मुझे कोऑपरेट करती है दांत का। लेटर रेट पर मैं लिख के दूँगी। इमदादी दवाखाने से यहाँ पर चैरिटेबल हेड के नीचे वो लोग वहाँ पर मेरी चिट लेके जाएंगे और वहाँ पर वो लोग ये चिट देखने के बाद में वो लोग फ्री में इलाज करेंगे। कौन कौन सा इलाज फ्री में होगा?
दांत का ENT सर्जन डॉक्टर मुड़े मंगोड़कर, आँख के सईद फरानी सर्जन थोड़ा बहुत वो चार्ज लेंगे, बहुत नॉमिनल चार्ज लेंगे। डॉक्टर आसफा गायनेक है, डॉक्टर रफ़ीक उनके शौहर जो हैं वो एक्सरे और सोनोग्राफी, वो भी बहुत आधे रेट में वो सोनोग्राफी वगैरह करवाएंगे। अभी यहाँ मैंने ताबानी के एक सर्वेंट है, उसको बहुत तकलीफ़ थी तो उसको वहाँ पर मैंने भेजा और उन्होंने बराबर से एक्सरे किया और सोनोग्राफी की, और जहाँ 700 रुपया लेना चाहिए था उन्होंने सिर्फ 300 रुपया ही लिया। फिर डॉक्टर शीतल मेहता के पास भी मैं ऑर्थोपेडिक हैं, वो तो बिल्कुल फ्री में करते हैं, कोई एक पैसा भी नहीं लेते हैं। और मेरा आज मेरी जो पोती है वो फिज़ियोथेरेपी की है ना।